एवरीवन, माय सेल्फ गौरव। आज के इस सेशन में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये बता दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या और ये कहाँ पर लिखा गया है कि हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। सो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कंपनी के 3 स्टेटमेंट जिसमें इंक्लूड होगा हमारा क्या सबसे पहला होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होगा उसकी बैलेंस शीट एंड तीसरा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर कंपनी को क्या है ये 3 स्टेटमेंट बनाना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पी एंड एल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये बात कहाँ पर लिखी गई है कि हर कंपनी को बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सो ये बात लिखी गई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 129 में, जो कि बोलता है स्पेसिफिकली हर वो कंपनी जो कि क्या है कंपनी है उसको ये 3 स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहला क्या पी एंड एल, दूसरा बैलेंस शीट एंड तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा। सो देखिए हर कंपनी अपना सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेजर फोकस रखती है वो रखती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है किसको, शेयर होल्डर को, कि कंपनी ने साल भर में जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड मतलब जो भी कामकाज किया है उसके बिजनेस से संबंध में, उससे उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये अल्टीमेटली शेयर होल्डर को बताने के लिए बनाए जाते हैं। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आप बोल रहे हो पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों ही शेयर होल्डर के लिए बनाए जाते हैं? यस ऑफ कोर्स, ये तीनों ही जो स्टेटमेंट होते हैं ये बेसिकली बनाए जाते हैं किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। आई होप सो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, देन इसके बाद में हम मूव ऑन कर रहे हैं किसके ऊपर, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर फॉलोइंग इन। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझो क्या लिखा है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कमर्शियल फर्म, मतलब जो भी कमर्शियल फर्म है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होगा। क्या बैलेंस शीट शामिल होगी? यस ऑफ कोर्स होगी। क्या इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शामिल होगा? यस ऑफ कोर्स, डैम श्योर। पी एंड एल अकाउंट भी जो होता है ना दोस्तों हमारा क्या है, वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, इसलिए वो भी क्या है दोस्तों शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें कैश फ्लो शामिल होगा? यस ऑफ कोर्स दोस्तों, इसके अंदर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है वो क्या होगा दोस्तों, शामिल होगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ऑल ऑफ दी अबव, हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द जनरल मेथड एडॉप्टेड फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस आर, मतलब फाइनेंशियल जस्ट फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जो हमारी जनरल मेथड क्या है दोस्तों एडॉप्ट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, वो हमारी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की मेथड होती है, वर्टिकल एनालिसिस की मेथड होती है, रेशो एनालिसिस होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। मतलब क्या बोला गया, फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप सभी लोग एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे, वर्टिकल एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे, या सभी कुछ करेंगे। सो देखिए जब भी आपको शब्द बोले क्या फाइनेंशियल एनालिसिस, तो फाइनेंशियल एनालिसिस में दोस्तों हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंतर्गत हम हॉरिजॉन्टली भी एनालिसिस करते हैं, मतलब 2 सालों का पीएनएल का एनालिसिस करना क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस हो जाएगा, रेशियो एनालिसिस जैसे हमारे वेरियस टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या रहा, एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज इशूड फॉर। बेसिकली कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है वो किन लोगों के लिए बनाई जाती है, तो दोस्तों कंपनी की एनुअल रिपोर्ट किसको के लिए बनाई जाती है, तो कंपनी के मालिकों के लिए बनाई जाती है। तो कंपनी के हमारे मालिक होते कौन है, कंपनी के मालिक होते हैं उसके क्या दोस्तों, शेयर होल्डर। इसीलिए हमारी एनुअल जो रिपोर्ट्स होती है वो किसके लिए बनाई जाती है, एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी की बनाई जाती है उसके शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला कंपैरेटिव एनालिसिस आल्सो नोन एज, कंपैरेटिव एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, देखिए बेसिकली जब भी आप 2 साल के पीएनएल का एनालिसिस करते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसीलिए इसका हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस को हम दूसरे नामों से क्या बोल पुकार सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आई होप सो आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है समझ में आ रहे हैं विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म डिस्क्लोजेस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कंडीशन फॉर, क्या बैलेंस शीट जो होती है किसी भी फर्म की वो डिस्क्लोज करती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कंडीशन फॉर
एक स्पेसिफिक समय की जो के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको समराइजेशन क्या है, बैलेंस शीट दर्शाती है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड और स्पेसिफिक पीरियड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्पेसिफिक गिवन पीरियड। मतलब क्या है, बैलेंस शीट हमारे को बताती है किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो सकता है कंपनी हो, फर्म हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, किसी पर्टिकुलर डेट पर उसकी कितनी संपत्ति है ये बताती है क्या, बैलेंस शीट। इसीलिए हम बोलेंगे स्पेसिफिक गिवन पीरियड, मतलब किसी पर्टिकुलर डेट पर, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट पर किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी संपत्ति है या कितनी असेट्स है, उसको क्या है दोस्तों, हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमारी क्या करती है, दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन विच मीटिंग इट इज अ कंपलसरी फॉर अ कंपनी टू प्रोड्यूस इट्स बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ कंपलसरी। मतलब ऐसी कौन सी मीटिंग होती है कंपनी की जिसके अंदर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या है, दिखाना ही पड़ता है उसके शेयर होल्डर को। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया। सो वो होता है क्या दोस्तों, वो होता है हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि क्या है, साल में एक बार होती है, एजीएम। हर कंपनी को उसकी एजीएम करवाना कंपलसरी है। ये बात कहां पर लिखी गई है, ये बात लिखी गई है हमारे कंपनीज एक्ट 19 सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 में, कि हर कंपनी को उसकी एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, कंडक्ट करवाना है। किसके लिए कंडक्ट करवाना है, ये एजीएम कंडक्ट होगी उसके शेयर होल्डर के लिए। और इस मीटिंग में क्या है, कंपनी बताएगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी बातें शामिल होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोस्तों 3 बातें शामिल होगी, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का पी एंड कंपनी की बैलेंस शीट एंड कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, ये रहा, Which of the following is prepared in a horizontal or vertical format? horizontal या vertical format में आप क्या बना सकते हो? So दोस्तों हम horizontal या vertical format में बना सकते हैं हमारा income and expenditure account, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट मिनट, हम क्या बना सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज हॉट इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ अ बैलेंस शीट। मतलब कौन सी कैपिटल होती है जो कि सबसे हॉट होती है, हॉट का मतलब क्या, मतलब बहुत ही खतरनाक होती है ना। सो वो हमारी कौन सी कैपिटल होती है, हमारी कैपिटल होती है ऑर्थोराइज कैपिटल। ये ऑर्थोराइज कैपिटल क्या होती है, ऑर्थोराइज कैपिटल मतलब वो कैपिटल जितनी वैल्यू या जितनी क्वांटिटी के मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, जितने शेयर इशू, जितने वैल्यू की है, जितनी क्वांटिटी के शेयर इशू करने की परमिशन सेबी ने किसको दी है, इस कंपनी को, सेबी ने कंपनी को दी है। जितनी वैल्यू और जितनी क्वांटिटी के शेयर इशू करने की, कंपनी उतने ही शेयर या उतनी ही वैल्यू के शेयर्स को क्या है, मार्केट में इशू कर सकती है। यदि उससे ज्यादा शेयर्स को इशू करना चाहती है तो कंपनी कतई किसी भी हाल में नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी भारत में जो है शेयर्स और शेयर्स को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, वो संस्था है हमारी सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 के अंतर्गत दोस्तों हुई थी। ठीक है, सो आपको याद रखना कि सबसे हॉट यदि शब्द बोल दिया तो हॉट का मतलब कि जिसमें यदि आप जिसके बियॉन्ड गए तो आपका क्या है, हाथ पैर मुंह आप सब कुछ जल जाना है। तो वो कौन सी कैपिटल होती है, वो होती है कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जिससे ज्यादा शेयर कंपनी किसी भी हाल में क्या नहीं कर सकती दोस्तों, इशू नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, Which of the following liabilities is shown in the balance sheet separately? ये कौन सी लाइबिलिटी होती है जो कि बैलेंस शीट में नहीं आती है, बैलेंस शीट में अलग से सेपरेटली शो की जाती है। सो बेसिकली हमारी देखिए, करंट लाइबिलिटी आपकी आती है, फिक्स्ड लाइबिलिटी आती है, ओवरड्राफ्ट यदि बैंक का होता है तो वो भी क्या है, बैलेंस शीट में दिखता है लाइबिलिटी पक्ष में। बट आप सभी को पता होना, एक लाइबिलिटी होती है जिसको कि हम बैलेंस शीट में दोस्तों कभी भी नहीं दिखाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो कि कभी भी बैलेंस शीट में क्या है दोस्तों, नहीं आती है। गॉट इट, इसे अलग से हम फुटनोट के अंतर्गत दिखाते हैं। तो सर ये बता दीजिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड वो आपकी वाइफ बनेगी या नहीं बनेगी, वो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पर। मतलब आप दोनों की शादी होगी तभी आप क्या है, मियाँ बीवी बनेंगे। अभी तो आप क्या हो, गर्लफ्रेंड हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सो उसी तरीके से यदि कोई घटना भविष्य में घटित होगी तो कंपनी के ऊपर वो लाइबिलिटी आएगी, यदि घटना घटित नहीं होगी तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। इसीलिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को हम अलग नाम से क्या बोलते हैं, ये जस्ट लाइक होती है हमारी क्या दोस्तों, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड वाइफ बनेगी या नहीं बनेगी वो किस चीज पर डिपेंड करता है, शादी होने पर। इसीलिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी वो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने के ऊपर। ठीक है, इसीलिए इसको लाइबिलिटी नहीं माना जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
द अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन इज शोन अंडर विच हेडिंग एंड विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब क्या बोला गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपनी के स्टार्ट करने के पहले होते हैं। कंपनी के स्टार्ट करने के पहले मतलब सर समझ में नहीं आया। देखिए बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरे को कोई कंपनी स्टार्ट करना है, तो कंपनी स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में आइडिया आएगा। आइडिया तो आ गया, फिर उसके बाद किसकी जरूरत होगी, गांधी जी की, पैसे की। ठीक है, तो मैं लोगों से क्या करूंगा, पैसा लूंगा। पैसा लेने के बाद उस पैसे से क्या करूंगा, उस पैसे से प्लांट एंड मशीनरी बनाऊंगा। प्लांट बनाऊंगा जिसको बनाने में मुझे हो सकता है समय लगे। मशीनरी खरीदूंगा, मशीनरी खरीदने के बाद स्टैब्लिशमेंट करूंगा मशीनों का। देन उसके बाद में मेरा क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। सो जहां से मैंने पैसा लिया, पैसा लेके पूरा प्लांट स्टैब्लिश करने, मशीन स्टैब्लिश करने और पहला प्रोडक्शन निकलने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले के सभी खर्चे, उसको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्री मतलब कंपनी का ऑपरेशन स्टार्ट होने के पहले के खर्चे। साथ ही साथ एंड अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब होता है कि कंपनी गई क्या, कंपनी गई हमारे लिस्टिंग, कंपनी गई हमारे मार्केट में शेयर इशू करने। बट भारत में कंपनी जो स्पेसिफिकली सेबी क्या बोलती है, हर वो कंपनी जो कि शेयर इशू कर रही है तो ये मैंडेटरी है कि उसका 90% सब्सक्रिप्शन, 90% जो शेयर है, 90% की वैल्यू या 90% शेयर क्या है, लोग खरीद रहे। यदि लोग नहीं खरीदते तो वो सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब ये माना जाएगा कि कंपनी के ऊपर क्या है, लोगों को विश्वास नहीं है और कंपनी ने जिन लोगों से पैसा लिया है वो बाकी के बाकी लोगों को क्या करना, सभी लोगों को पैसा रिटर्न करना होगा और कंपनी शेयर आगे के आने वाले कुछ महीनों तक शेयर इशू नहीं कर सकती। तो उस डर से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर वो बंदा या कंपनी होती है जो कि कंपनी को गारंटी देती है, उस कंपनी को गारंटी देती है जो कि शेयर इशू कर रही है। क्या गारंटी देती है, वो गारंटी देती है कि हे कंपनी, यदि तेरे शेयर्स को कोई और नहीं परचेस करेगा ना पैसे देकर, तो मैं एज एन अंडर राइटर तेरे सारे के सारे बचे कुछ शेयर्स को खरीद लूंगा ताकि तू अंडर सब्सक्रिप्शन में ना जाए और तेरे को पैसा पब्लिक को वापिस ना चुकाना पड़े। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या ये अंडर राइटर ऐसे ही बेफिजुल में काम करेगा, क्या धर्मात्मा है? नहीं। अंडर राइटिंग का जो काम करते हैं ना बंदे, यदि कोई गारंटी दे रहा है तो उस गारंटी के बदले में वो लोग क्या है, कमीशन चार्ज करते हैं। किससे, कंपनी से। तो उसे बोला जाता है अंडर राइटिंग कमीशन। आई होप सो आपको ये जो दो वर्ड है, सबसे पहला क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड दूसरा है हमारा अंडर राइटिंग कमीशन, दोनों जो शब्द है वो माइंड में क्लियर हुए हैं। ठीक है, सो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये किस हेडिंग में आएंगे। सबसे पहली चीज, सो देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये कंपनी के चालू होने के पहले के खर्चे होते हैं जो कि बड़ी मात्रा में हो सकते हैं। साथ ही साथ अंडर राइटिंग कमीशन भी जो होता है वो बड़ी मात्रा में होता है। इसीलिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या बोलता है, चाहे कंपनी का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो या अंडर राइटिंग कमीशन हो, इसको आप क्या करोगे, ये बेसिकली एक बार हर एक साल के या हर साल के खर्चे नहीं है, ये 5 साल 10 साल में होने वाले एक खर्चे है। तो जितना पैसा आपने खर्चा करा ना, ये पूरे के पूरे खर्चे को आप एक साथ पी&एल में डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप ये 10 साल के खर्चे को एक साथ पी&एल में डेबिट कर दोगे, खर्चा बुक कर दोगे, तो आपका प्रॉफिट क्या है, गलत प्रॉफिट दिखेगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि इन खर्चों को आप क्या है, टुकड़ों में क्या करोगे, पी&एल में डेबिट करोगे। मतलब टुकड़ों में हर साल स्पेसिफिक अमाउंट क्या है, पी&एल के डेबिट साइड में बुक करोगे, मतलब एज अ खर्चा बुक करोगे। क्यों, क्योंकि यदि आप एक साथ पूरा का पूरा प्रॉफिट उठाकर पी&एल में भेज देते हो तो आपका प्रॉफिट जो है कम दिखेगा, जो कि कंसेप्चुअली क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। क्योंकि आप देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और हमारा अंडर राइटिंग कमीशन ये एक साल का खर्चा नहीं होता है, ये 4 से 5 सालों का खर्चा होता है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि इनको क्या है, पार्टली आप राइट ऑफ करोगे। इसीलिए हम इसको कहां पर शो करेंगे, जो खर्चा पी&एल में बुक हो जाएगा वो तो खर्चा होगा, बट बचा हुआ हमारा कहां दिखेगा, वो दिखेगा हमारा असेट्स साइड में अंडर द हेड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कहां दिखेगा, वो दिखेगा असेट्स साइड में अंडर द हेड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और इसको असेट्स दिखाएंगे, फिर हर साल खर्चे में बुक करते करते इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हम राइट ऑफ कर देंगे। आई होप सो आपको जो बेसिक लॉजिक है इन क्वेश्चंस का वो लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरा जो मेन सोल ऑब्जेक्टिव हो आपको क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन लॉजिकली समझाना है हर ऑब्जेक्टिव को, ताकि
यदि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर घुमाकर भी पूछता ना तो आप इजीली उसे क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल नहीं है। सो देखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल है, रेशियो एनालिसिस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल है, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है वो भी हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एनालिसिस का टूल है। बट आप सभी को याद रखना कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है, हम 10वीं से 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है किस लिए, कि हर लेजर की अकाउंट की एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना क्यों बनाते हैं, ताकि आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसीलिए ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का टूल नहीं है। आई होप सो आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्या कंपलसरी होता है? यस ऑफ कोर्स, हर कंपनी को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्या है दोस्तों, कंपलसरी है। ये बात कहां पर लिखी गई है, ये बात लिखी गई है हमारे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, सो यहां पर बेसिकली जो आपके चूज द करेक्ट आंसर थे वो दोस्तों क्या है, कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ फ्रेंड्स, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे किसके ऊपर, हमारा टॉपिक जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। सो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जनरली एनालिसिस मींस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब क्या होता है? देखिए बेसिकली दोस्तों, एनालिसिस का मतलब होता है डाटा को सिंप्लीफाइड करना फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। मतलब क्या, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सचिन ने पहले मैच में 6 रन बनाए, दूसरे मैच में 8 रन बनाए, तीसरे मैच में 10 रन बनाए। टोटल रन सचिन ने कितने बनाए, 6 8, 6 8 14, 14 और 10 24। आपसे मैं पूछूं ऑन एन एवरेज रन कितने बनाए, तो सचिन ने 3 मैच खेले और 24 रन बनाए, मतलब हर मैच में कितने रन बनाए, 8 रन बनाए। सो डाटा को क्या है, कंपनी के डाटा क्या होते हैं, कंपनी की बहुत हर लेवल पर सेल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी की बात करूं, ठीक है, एक कंपनी है जो कि इंदौर बेस्ड कंपनी है और उसकी पूरी दुनिया भर में सेल होती है। अब हमको क्या है, उसका सेल्स का एनालिसिस करना है कि एमपी में सेल्स कितने की हुई। उसका फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कपड़ों का बिजनेस है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की शर्ट्स की सेल इंदौर में कितनी हुई, मध्य प्रदेश में शर्ट्स की सेल्स कितनी हुई, मध्य प्रदेश की शर्ट की सेल्स की तुलना में तेलंगाना में जो शर्ट बिके उसका कंपैरिजन करना कि मध्य प्रदेश में कम बिके तो क्यों बिके, तेलंगाना में ज्यादा बिके तो क्यों बिके, उसका एनालिसिस करना। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास डाटा है, डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना, सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट करना, ताकि उसका एनालिसिस, ताकि उसको उसको समझकर आप क्या कर सको, डिसीजन ले सको। इसीलिए जनरली हमारा एनालिसिस का मतलब होता है क्या, सिंप्लीफिकेशन करना, किस चीज को, डाटा को, ताकि हम क्या कर सके, हम फ्रूटफुल दोस्तों डिसीजन ले सके। ताकि जब हमारे पास डाटा होगा ना, हमारे पास सिंपल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी, तो हम उस डाटा से क्या है, समझेंगे कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, और उन गलतियों को नोट डाउन करके कोशिश करेंगे कि अगली बार वो गलतियां क्या है हम ना करें, या तो वो गलतियां हमारी क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ फॉर्म्यूलेशन इज, फॉर्म्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, फॉर्म्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है डिस्क्राइब, फॉर्मुलेट करना, मतलब डाटा को क्या करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, कंपैरेटिव एनालिसिस को हम और क्या नामों से जानते हैं? सो कंपैरेटिव एनालिसिस को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब क्या सर, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको दे दिया 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी कंपनी का, सॉरी, और 2020 का। अब आपको बोला कि इसका एनालिसिस करो, ये बताओ 2021 में मुझे 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 2020 में मुझे 1500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। दोनों ही केस में मेरी सेल्स क्या है, दोनों ही केस में मेरी सेल्स 2500 करोड़ रुपए की थी। दोनों ही पहले साल भी 2021 में भी 2500 करोड़ है, 2020 में भी 2500 करोड़ है। ठीक है, बट 2021 में मुझे 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2020 में मुझे 1500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये बताओ 500 करोड़ का प्रॉफिट कम क्यों हुआ? तो आप क्या करते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस, लाइन टू लाइन एनालिसिस करते हो, कि आप पता लगाते हो कि किस जगह आपके खर्चे ज्यादा हुए। इसीलिए जब हम कंपैरेटिव लाइन टू लाइन क्या करते हैं, कॉलम वाइज एनालिसिस करते हैं, हर लाइन बाय लाइन आइटम, उसको बोला जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है,
दूसरा, जनरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस इज ऑल्सो नाउन एज, जनरल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस को जनरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब वो स्टेटमेंट बताओ जिसमें हमको देखकर पता चलता है कि कंपनी में कितना पैसा आया और कंपनी से कितना कैश आया, पैसा आया नहीं बोला, कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कैश फ्लो का एनालिसिस करना। क्या बोलते हैं, कैश फ्लो का एनालिसिस का मतलब क्या, हमें ये देखना कंपनी में कितना कैश आया कितना कैश गया, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ने हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया है, जो कि किसके बारे में बात करता है, जो कि बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि हर वो कंपनी जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है, तो उसके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कितनी विधियां हैं और उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सी एक्टिविटी उसकी फाइनेंसिंग में आएगी और कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में आएगी। ये सारी बातें क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है दोस्तों, क्लियरिफाई किया है। आई होप सो आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर राइटर इज दैट पर्सन, अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो कि फर्म को या कंपनी को प्रॉमिस करता है कि यदि आपके शेयर्स को किसी ने नहीं परचेज किया तो क्या है, मैं आपके शेयर्स को दोस्तों क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परचेज। अंडर राइटर क्या है, परचेज करने की क्या है, कंपनी को गारंटी देता है और इस गारंटी के बदले में वो क्या है, अंडर राइटिंग का कमीशन दोस्तों कंपनी से क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये दिया, द पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज कीप्ड फिक्स्ड अनफॉर्सिन एक्सचेंजेस ऑफ द फ्यूचर इज कॉल्ड, मतलब प्रॉफिट में से बचाया कर अलग किया गया वो प्रॉफिट जो कि भविष्य में होने वाली और अनसर्टेनिटीज के लिए कंपनी क्या है, बचा कर रखती है। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा हर साल या हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं ताकि भविष्य में होने वाला कुछ एक्सपेंडिचर हो उसको क्या किया जा सके, मीट किया जा सके, मतलब जिसको हम सेविंग बोलते हैं ना, उसी तरीके से भविष्य में होने वाली अनफॉर्सिन एक्सचेंजेस मतलब अनसर्टेनिटीज के लिए कंपनी पैसा बचा कर रखती है। तो उस पैसे बचाने को क्या बोला जाता है, उस पैसे बचाने को बोला जाता है क्या, रिजर्व। जैसे हम हमारी बचत को बोलते हैं सेविंग, उस तरीके से कंपनी क्या करती है, रिजर्व बनाकर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व का मतलब क्या, रिजर्व का मतलब कि यदि कंपनी को भविष्य में कुछ प्लान एक्सपेंडिचर के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी को किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े, कंपनी के पास खुद का पैसा रहेगा, तो कंपनी जब चाहे उस पैसा का क्या है दोस्तों, यूटिलाइजेशन कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज कीप्ड फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन और टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज, मतलब वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसमें से हम शेयर होल्डर को क्या है, डिविडेंड बांट सकते हैं। सो वो कौन सा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट होता है डिविजेबल प्रॉफिट। डिविजेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये वो प्रॉफिट होता है जिससे कि आप आसानी से शेयर होल्डर को बांट सकते हो, मतलब ये प्रॉफिट जिसके ऊपर की शेयर होल्डर का ही क्या है, हक है, जो शेयर होल्डर को ही मिलेगा उसे बोला जाता है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिविडेंड विच इज प्रपोज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड, मतलब कंपनी ने प्रपोज किया है किसको, शेयर होल्डर को, कि ये डिविडेंड आप दे दो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने प्रपोज किया है कि 100 रुपए का डिविडेंड दे दो, बट शेयर होल्डर की एजीएम में जब ये प्रस्ताव जाता है तो कंपनी के शेयर होल्डर बोलते हैं हम 100 नहीं 110 रुपए का डिविडेंड लेंगे। सो क्या शेयर होल्डर कर सकते हैं, ये सबको शेयर होल्डर क्या है, मालिक है और मालिकों की चलेगी। सो जो डिविडेंड कंपनी ने मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है किसको, शेयर होल्डर को, तो उस डिविडेंड को बोला जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड वो अमाउंट होता है, ये वो डिविडेंड का अमाउंट होता है जिसके ऊपर पूरी की तरह क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। ये नहीं कहा जाता सकता कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो कंपनी ने प्रपोज किया है वही डिविडेंड क्या है उसके शेयर होल्डर को दोस्तों मिलेगा। इस चीज की कोई भी क्या नहीं होती है, गारंटी नहीं होती है कहीं पर भी। ठीक है, आई होप सो आपको ये ऑब्जेक्टिव भी पूरी तरह से दोस्तों समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द अरेंजमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज कॉल्ड, मतलब अरेंजमेंट करना मतलब क्या है, आप प्रोविजन बना रहे हो प्रोविडेंट फंड का तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रोविजन। ताकि आपको पता है कि आपको पीएफ का पैसा दे रही है, यदि कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा खाती है तो पीएफ एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि पीएफ के कमिश्नर को ये राइट है कि वो कंपनी को क्या कर सकता है, यदि किसी गरीब का पैसा खाया तो वो कंपनी की संपत्तियों को बेच सकता है, कंपनी की नीलामी करके गरीबों के पैसे क्या है दोस्तों दिलवा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी आर इशूड टू इट्स, एनुअल रिपोर्ट जो है कंपनी की वो किसके लिए बनाई जाती है? तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बेसिकली उसके शेयर होल्डर के लिए बनाई जाती है, ताकि कंपनी उसके शेयर होल्डर को या मालिकों को बता सके कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर जो भी कामकाज किया है, कहीं उनके पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है, उनके पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज किया है या नहीं किया है, उनके लगाए पैसे से पैसा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, संपत्ति की कहीं ऐसा तो नहीं गलत संपत्तियों में क्या है शेयर होल्डर के पैसे का यूटिलाइजेशन किया, इसीलिए क्या है हमारी एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइज एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, कॉमन साइज एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन साइज एनालिसिस को दोस्तों हम लोग वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी क्या है दोस्तों जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा क्या है मैच द कॉलम, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसका मैच द कॉलम को दोस्तों कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं मैच द कॉलम। बेसिकली मैच द कॉलम जो है आपके सिर्फ 5 मैच द कॉलम है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब कंपनी जो कि अंडर राइटर को पे करती है, ताकि यदि कंपनी का सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन है तो ये क्या है अंडर राइटर क्या है वो बचे हुए शेयर जो कि पब्लिक ने नहीं खरीदे हैं उन शेयर्स को क्या करेगा दोस्तों खरीदेगा। इसीलिए इसको क्या मिलता है अंडर राइटिंग कमीशन। किसको मिलता है? अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटर को मिलता है, ताकि यदि पब्लिक शेयर्स को परचेज नहीं करती है तो ये बंदा गारंटी देता है कि ये क्या करेगा उन शेयर्स को परचेज करेगा। इसीलिए हमारा अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो किसको दिया जाता है? अंडर राइटर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये कंपनी को गारंटी देता है कि यदि आपके शेयर्स को कोई मार्केट में नहीं खरीदेगा तो मैं आपके शेयर्स को क्या है दोस्तों खरीदूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रीलिमरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी के स्टार्ट होने के पहले के सभी खर्चे हमारे जो है वो क्या है प्रीलिमरी एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के समय जितने भी खर्चे लगते हैं उसे बोला जाता है क्या दोस्तों? प्रीलिमरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या? मैं आप बता चुका हूं, आपकी क्या होती है गर्लफ्रेंड, शादी हो गर्लफ्रेंड जो है वो वाइफ बनेगी या नहीं बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है शादी होने के ऊपर। इसीलिए कोई सी भी लाइबिलिटी जो कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी वो डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने पर। यदि वो इवेंट होगा तो ये लाइबिलिटी क्या है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी से लाइबिलिटी बन जाएगी, और यदि वो इवेंट घटित नहीं होगा तो ये लाइबिलिटी क्या है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी रहेगी, या लाइबिलिटी आपकी अराइज ही नहीं होगी। इसीलिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो है वो क्या है एक तरह की एक्सटर्नल लाइबिलिटी कंपनी की होती है। लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी वो डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनक्लेम्ड डिविडेंड। वो डिविडेंड का पैसा जो कि शेयर होल्डर को देना तो है बट शेयर होल्डर मांगने नहीं आए हैं। गॉट इट? मतलब वो लोग हमको शेयर कंपनी को तो पता है कि शेयर होल्डर को क्या है कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया मतलब कंपनी को वो पैसा क्या है दोस्तों शेयर होल्डर्स को देना है, बट किनको देना है ये पता नहीं है, कंपनी को नहीं पता किसको देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी को पता है रामलाल के व्यक्ति को देना है, बट रामलाल का ना तो बैंक अकाउंट है ना कुछ चीज कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। रामलाल ने किसी थर्ड पर्सन को शेयर भेज दिया, उस पर्सन का एड्रेस तो है नहीं ना उसका बैंक अकाउंट है कंपनी के पास। तो ये वो डिविडेंड का पैसा होता है कि जो कि कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया बट ये नहीं पता कि वो डिविडेंड का पैसा किसको देना है, इसीलिए कंपनी ये पैसे को अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में भेज देती है। मतलब जब भी वो पैसा जिस भी शेयर होल्डर का ये पैसा है जब वो मांगने आएगा तो कंपनी क्या करेगी उसको पेमेंट कर देगी। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है अमाउंट विच हैज नॉट बीन क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर, ये मतलब वो अमाउंट जो कि शेयर होल्डर ने अभी मांगा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजेबल प्रॉफिट। डिविजेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये वो प्रॉफिट होता है जो कि आसानी से शेयर होल्डर के बीच में बांटा जा सकता है। मतलब ये वो प्रॉफिट होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा किसका हक होता है? शेयर होल्डर का। मतलब यदि कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा इनको दे सकती है। अमाउंट विच इज कीप्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब ये वो पैसा होता है जो कि शेयर होल्डरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा गया है। सो यहाँ पर हमारी जो सही जोड़ी है दोस्तों वो पूरी तरह से कवर होती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो कीप अपडेटेड नाउ। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारा ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। गॉट इट? सो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा एक तरह का क्या होता है, फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा, सर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा 2 सालों का क्या होता है, पी एंड एल होता है, 2021 का पी एंड एल, 2022 का, एक के बाद दो कॉलम होते हैं, 2021 का कॉलम, 2022 का कॉलम, जिसको कि क्या है, हम दोनों सालों के देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू कितना था 2021 में 500 करोड़, 2022 में 600 करोड़, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू 100 करोड़ से बढ़ा। तो इस तरह के एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एनालिसिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, सो क्या कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, यस ऑफ कोर्स। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या है, हम कंपेयर करते हैं 2 सालों के फिगर। जैसे मैंने बोला कि पिछले साल 2021 में रेवेन्यू था 500 करोड़, 2022 में हो गया 600 करोड़, तो हमने कंपैरिजन करा कि 21 में कितना था, 22 में कितना था और कितना बढ़ा। सो उसे बोला जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्या है, एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो एनालिसिस जो है वो रिलेशन बनाता है क्या, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में। क्या रेशो एनालिसिस दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है और बनाता है, यस ऑफ कोर्स। रेशो एनालिसिस दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में रिलेशनशिप बनाता है, साथ ही साथ क्या है, बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज बाय द क्रेडिटर्स ओनली। एक चीज याद रखना, लाइफ टाइम के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन जिसमें या तो ओनली या स्पेसिफिकली ओनली वर्ड्स आ जाए या कुछ ऐसे वर्ड आ जाए जो कि अलग से हो, मतलब ऑन स्पेसिफिकली आप कभी भी याद रखिएगा, ऐसा कोई सा भी प्रश्न जिसमें सिर्फ ओनली आता है, सो अधिकतर क्या होता है 99% में वो ऑब्जेक्टिव कोई सा भी हो, ट्रू हो फॉल्स हो सही विकल्प हो, वो आंसर वो क्या होता है, गलत होता है स्टेटमेंट। सो हमारा ये चीज ध्यान रखना, क्रेडिटर्स के लिए ही होता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करना सिर्फ क्रेडिटर के लिए ही होता है, या सिर्फ क्रेडिटर ही फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं? क्यों भैया, फाइनेंशियल एनालिसिस यदि मुझे किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो मैं देखूंगा कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है पास्ट ईयर में, क्योंकि यदि कंपनी ग्रो करेगी तो मेरा भी क्या है, ग्रोथ होगा अल्टीमेटली। इसीलिए कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी को लोन देने वाला, कंपनी के क्रेडिटर, सभी लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, वो भी क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो इन्होंने शब्द दिया है ना, द ओनली, ये क्या है, ये गलत रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, गलत है स्टेटमेंट, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू डिराइव द एक्यूरेट डिसीजन टू द एनालिस्ट। मतलब वो इंसान जो कि एनालिसिस करता है, उसको फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस क्या है, मदद करता है एनालिसिस करने में और सही डिसीजन लेने में। यदि फॉर एग्जांपल मैं क्या हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, और इन्वेस्टर हूं तो मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को क्या है, एनालाइज कर रहा हूं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, मेरी मदद करेगा डिसीजन लेने में कि मैं उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, करूं तो कितना करूं, उसमें रिस्क कितनी, ये सभी एनालिसिस करने से हमारे को क्या है, मदद मिलती है किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। सो हमारा आंसर क्या है, सही, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले के खर्चे। कौन से कम खर्चे, कंपनी के स्टार्ट होने के पहले के खर्चे। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। तो प्रीलिमिनरी का मतलब क्या, कंपनी के स्टार्ट के पहले, तो भैया डिसोल्यूशन का सवाल ही नहीं आता। तो आंसर क्या है हमारा, गलत है। क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को जो है ना प्रॉपर तरीके से रीड करो कि वो बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या होता है, 99% केसेस में क्वेश्चन के अंदर ही आपका दोस्तों क्या है, आंसर छुपा होता है। सो क्या प्रीलिमिनरी में एक्सपेंसेस कब होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के स्टार्ट होने के पहले होते हैं। तो यहाँ शब्द क्या दे दिया उसने, डिसोल्यूशन, तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर आर शोन इज असेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट। शेयर्स के ऊपर यदि आपने डिस्काउंट दिया है एट द टाइम ऑफ इशू, तो क्या उसको आप असेट्स साइड में दिखाओगे, यस ऑफ कोर्स। उसको कहां दिखाया जाएगा दोस्तों, उसको असेट्स साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन को समझना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने समझा था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या, वो एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड किए खर्चे, वो खर्चे जो कि किए गए हैं कंपनी के शुरू होने के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चे जो कि कंपनी के बैलेंस पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब खर्चे नहीं माने जाएंगे, ये क्या है, पूंजीगत खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके ऊपर कंपनी को क्या है, डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसीलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो क्या होते हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या क्वेश्चन
पूछ रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो कि P&L के डेबिट साइड में नहीं जाते हैं, इसके ऊपर कंपनी को क्या है, डेप्रिसिएशन मिलता है। बट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कि P&L के डेबिट साइड में तो जाते हैं, बट वो एक साथ नहीं जाते, वो क्या है, टुकड़े टुकड़े में जाते हैं। इसीलिए आपको पता होना, क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है? नहीं। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में एज अ खर्चे के रूप में नहीं जाते हैं। बट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या है, खर्चों के रूप में जाते तो हैं, बट क्या है, टुकड़ों में जाते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी हमारे P&L के डेबिट में नहीं जाते हैं। इसके ऊपर कंपनी को क्या मिलता है, इसके ऊपर कंपनी को मिलता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर द शेड्यूल 6 एंड पार्ट ऑफ द वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। मतलब क्या बोला गया कि जो बैलेंस शीट है वो किसके हिसाब से, देखिए कंपनीज एक्ट 1956 जब था ना, उस समय जो बैलेंस शीट बनाई जाती थी वो शेड्यूल 6 के हिसाब से बनाई जाती थी। बट राइट नाउ हमारा कंपनीज एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट हमारा जो है वो 2013 चल रहा है। उसके हिसाब से हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो किसके हिसाब से बनाते हैं, वो बनाते हैं शेड्यूल 3। आप सभी को याद रखना, हमारी जो करंट बैलेंस शीट बनती है वो किसके हिसाब से बनती है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर द कंपनी। क्या कंपनी के लिए बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी नहीं है? नहीं दोस्तों, आप सभी को मैं बता चुका हूं, कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि हर कंपनी को क्या है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आएगी, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट और तीसरा क्या है, कैश फ्लो। इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा दोस्तों, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इज एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है कि ये वो डिविडेंड होता है जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रस्ताव रखा है शेयर होल्डर के पास कि आप इतना डिविडेंड दे दो। बट ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, शेयर होल्डर की इच्छा के ऊपर या अप्रूवल के ऊपर। यदि वो इसको अप्रूव कर देंगे तो ये डिविडेंड क्या है, सभी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। यदि वो डिसअप्रूव कर दे तो ये क्या है, डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड एक तरह का कॉन्टिंजेंट डिपेंड लाइबिलिटी होता है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो लाइबिलिटी जो कि डिपेंड करती है किसी इवेंट के होने के ऊपर। तो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड फाइनल डिविडेंड कब बनेगा, जब शेयर होल्डर उस पर क्या देंगे, अपनी अप्रूवल देंगे। अभी तक शेयर होल्डर ने अप्रूवल दी है क्या, नहीं। यदि शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो प्रपोज्ड डिविडेंड डिविडेंड बनेगा, पेबल डिविडेंड बनेगा। यदि शेयर होल्डर क्या है, मना कर देते हैं तो प्रपोज्ड डिविडेंड डिविडेंड कभी भी नहीं बनेगा। इसीलिए प्रपोज्ड डिविडेंड हमारा क्या है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने के ऊपर। यदि शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो प्रपोज्ड क्या हो जाएगा, डिविडेंड पेबल डिविडेंड बन जाएगा। अदरवाइज देन क्या है, डिविडेंड देने की कंपनी को दोस्तों जरूरत नहीं है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ कैश फ्लो आता है क्या, नहीं दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आती है, कैश फ्लो, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन वर्ड, जिसके ऊपर हम क्या है दोस्तों, मूव ऑन करेंगे। गॉट इट। हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं किसके ऊपर, वन वर्ड। गॉट इट। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं। सो हम सभी को पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, तीन चीजें आती है। सबसे पहली चीज आपका क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा आता है बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो। तो बेसिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो क्या है वो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर पता चलता है कि कंपनी ने जो भी काम किया है, बिजनेस करने से कितना पैसा कमाया। बैलेंस शीट को देखकर पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर डेट पर कंपनी के पास कितनी संपत्ति है और कितने उसके दायित्व, कितनी एसेट्स है और कितनी उसकी लायबिलिटी है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और दूसरा होता है बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स हमारी क्या होती है, नॉन करंट असेट्स मतलब वो असेट्स जिसको की कंपनी क्या है, होल्ड करेगी फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ऐसी असेट्स जिसको की कंपनी एक साल से ज्यादा क्या है, होल्ड करेगी, मतलब एक साल से पहले बेचेगी नहीं, उसे बोला जाता है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में बेसिकली क्या आ जाता है, कंपनी का प्लांट आ जाता है, कंपनी की मशीनरी आ जाती है, ये क्या है, कंपनी की नॉन करंट असेट्स में दोस्तों आ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ अ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के दो एग्जांपल बताओ। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बेसिकली क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको कंपनी को पैसा देना, मतलब कंपनी ने जिनसे उधार माल खरीदा है वो कंपनी के क्रेडिटर्स है, और बिल्स पेबल कंपनी की क्या है, लाइबिलिटीज है। गॉट इट, जिन लोगों को कंपनी को पैसा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मतलब क्या, मैं आपको बताते आ रहा हूँ, आपकी क्या गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो है वो वाइफ बनेगी या नहीं बनेगी वो डिपेंड करता है शादी होने पर। तो लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी वो डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने पर। सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, ये वो लाइबिलिटी होती है जो कि डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द ऑकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट इन फ्यूचर। मतलब भविष्य में यदि कोई इवेंट होगा तो ये लाइबिलिटी क्या है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बनेगी। अदरवाइज देन ये लाइबिलिटी कभी भी क्या है दोस्तों, नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू आइटम्स ऑफ हेड ऑफ द प्रोविजन। दो प्रोविजन के अंदर दो आइटम बताओ जो कि प्रोविजन के नाम से आते हैं। सो देखिए हमारे बेसिकली दो तरह के प्रोविजन होते हैं, प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन एंड प्रोविजन फॉर द डिविडेंड। बेसिकली कंपनी क्या है, कंपनी प्रोविजन बनाती है टैक्स के लिए, टैक्स क्योंकि सरकार को आपको क्या है दोस्तों, देना ही देना है, आप किसी भी तरीके से टैक्स देने से मना नहीं कर सकते। और प्रोविजन फॉर द डिविडेंड, यदि कंपनी ने क्या करा है, डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उसके लिए कंपनी प्रोविजन बनाती है। ये पैसा भी कंपनी को क्या होता है दोस्तों, देना ही पड़ता है। इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या है, दो तरह के प्रोविजन जो है प्रोविजन हेड के अंदर आते हैं। सबसे पहला प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर द डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैपिटल बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स। मतलब वो कैपिटल जिससे ज्यादा कंपनी कभी भी किसी भी हाल में क्या नहीं कर सकती है, शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, उसको कौन सी कैपिटल बोला जाता है, तो दोस्तों उसको बोला जाता है क्या, ऑर्थोराइज कैपिटल। ऑर्थोराइज कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जिससे ज्यादा शेयर कंपनी कभी भी किसी भी हाल में इशू नहीं कर सकती है। ऑर्थोराइज कैपिटल ये वो कैपिटल होती है जितने शेयर्स या जितनी वैल्यू के शेयर्स को इशू करने का राइट किसने दिया है, सेबी ने दिया है, किसको दिया है, कंपनी को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पर्सन हु प्रमोट अ कंपनी। मतलब वो पर्सन बताओ जिसके पास कंपनी को स्टैब्लिश करने का आइडिया आता है, वो कंपनी का मेन मुखिया होता है। तो वो क्या होता है, वो होता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, ये वो बंदा होता है जिसके पास दिमाग में आइडिया आता है किसी बिजनेस को या कंपनी को स्टैब्लिश करने का, उसे बोला जाता है कंपनी का प्रमोटर्स। ठीक है, द कैपिटल विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, वो कैपिटल जो कि कंपनी को मिल चुकी है उसे कौन सी कैपिटल बोला जाता है। मतलब वो कैपिटल का पैसा जो कि शेयर होल्डर ने दिया है उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं, सो उसे दोस्तों बोला जाता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हमारे क्या है दोस्तों, शेयर होल्डर दे चुके हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन ऑफ अ कंपनी इज डिस्क्लोज बाय द बैलेंस शीट। मतलब जब भी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो बैलेंस शीट बनाते समय कंपनी क्या बोलती है, जब भी अपनी बैलेंस शीट कंपनी क्या है शेयर होल्डर्स को देती है तो कंपनी बोलती है कि इस बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंपनी के नॉलेज में क्या है, ट्रू एंड करेक्ट। जो बातें हमको पता थी वो सभी बातें ट्रू एंड करेक्ट है जो कि इस स्टेटमेंट में दी गई है। तो किस कंडीशन कंपनी क्या बोलती है, कंपनी जब भी बैलेंस शीट देगी किसको देगी, शेयर होल्डर को देगी, तो कंपनी बोलेगी इसके अंदर दी गई सभी जानकारी क्या है दोस्तों, हमारी ट्रू एंड करेक्ट है। क्या आएगा, ट्रू एंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो हमारा क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या चीज आपको याद रखना है, अंडर राइटिंग कमीशन कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आपको इसको एक साथ पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, नहीं, इसको क्या किया जाता है, टुकड़े टुकड़ों में हम क्या करते हैं, पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप इसे बार बार देखिए, आपको सारी चीजें लॉजिकल वे में समझ आएगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी कंसेप्ट को क्या है लॉजिकली एक्सप्लेन किया। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद वेबसाइट पर जाइए एंड प्लीज अपियर फॉर द टेस्ट, बिकॉज जब तक आप टेस्ट में अपियर नहीं होंगे ना, सो आपको आपकी गलती पता नहीं चलेगी। मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए हैं आप सभी के लिए, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। उस टॉपिक वाइज टेस्ट में आप देखेंगे तो आप बार बार जब भी टेस्ट में अपियर होंगे तो आपको हर बार नए क्वेश्चंस दिखेंगे। मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, आप अपियर टेस्ट देकर, ऑनलाइन टेस्ट देकर क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस तरह के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के आएंगे, वो तो ये जो क्वेश्चन पढ़ा है ना इनमें से ही आएंगे।
गॉट इट, बट वो घुमाएगा किस तरीके से, तो आप यदि प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको पता लगेगा। और ऑनलाइन टेस्ट क्यों दे सर, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ऑनलाइन क्यों टेस्ट दे, हमारी ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको आपकी गलतियां जो है ना वो डायरेक्टली कोई जो है वो आपको सिस्टम बता देगा। बिकॉज आप ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो आपका पेपर चेकर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है कि आप रोज टेस्ट लिखोगे तो कोई आपका टेस्ट इवेल्युएट करके देगा हर समय किसी भी समय। बट हमने जो एक ऐसा सिस्टम बनाया ना, आपको चौबीसों घंटे 12 महीने सातों दिन आपके साथ वो सिस्टम अवेलेबल है। आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वेबसाइट पर जाकर टेस्ट को अपीयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बिकॉज देखिए डर क्या है, आप लोग जो है ना आज डर रहे हो ना दोस्तों, तो लाइफ टाइम डरते ही रहोगे। आपको सिर्फ जो आपका फियर है ना उसको निकालना है और टेस्ट देना है। क्योंकि देखिए गलतियां होगी, पहली बार टेस्ट दोगे हो सकता है 10 में से सिर्फ एक क्वेश्चन सही हो, दो क्वेश्चन सही हो, तीन हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपके मैं गारंटी से बोलता हूँ यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोलता हूँ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको डैम श्योर मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स में से। बिकॉज ये क्या है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर मेहनत करना चाहिए, जहां पर कम मेहनत से ज्यादा नंबर मिले ना वहां तो उनको कैच कर दो। ठीक है, सो मैं आपको यही स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ कि आप क्या इन नंबर को पिक कर लो, इसी प्रैक्टिस कर लो कि आपका एक नंबर में भी ऑब्जेक्टिव में कट ना हो सके। गॉट इट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।